हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिरा। अगर आप क्लास 12 NIOS में एनरोल्ड हैं और इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं आपको बुक 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। इसमें मैं 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें एक पैसेज होता है और उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद लेसन नंबर 1। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस पार्ट में मैं लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक कवर करूंगी। एंड प्लीज नोट कि मैं इसमें सिर्फ लेसन्स कवर करूंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कवर नहीं करूंगी, क्योंकि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग पेपर में आता नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेसन नंबर 1। ये हमारा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये माय फर्स्ट स्टेप्स है, सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है। Providence had helped me to retain my true identity and in the process charted the course of my life. तो ये पैसेज जो है ये चैप्टर 1 से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हु इज आई। आई कौन है? इसमें आई जो है, आई हैव ऑफन वंडर्ड का जो आई है दैट इज सुनील गावस्कर। तो आई इज सुनील गावस्कर। अब इसने पूछा है कि गिवन मी माई गार्ड एंड गिवन मी द एबनॉर्मैलिटी, जो कि नन काका ने ऑब्जर्व करी थी। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड, द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर सुनील गावस्कर। उनका गार्ड कौन था? उनका गार्ड था उनका चाचा। सो हिज गार्ड वॉज नन काका। वॉट वॉज द एबनॉर्मैलिटी? एबनॉर्मैलिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है। सो एक चीज़ ऐसी थी जो कि नॉर्मल नहीं है, वो था एक स्मॉल होल उनके लेफ्ट ईयरलोब पर। So it was Nan Kaka who was the guard of Mr. Sunil Gavaskar, and the abnormality was there was a small hole on his left earlobe. And how was Nan Kaka his guard? Because Nan Kaka was the one who identified this abnormality on the day of his birth. What would have happened if nature had not marked him out? अब उसने कहा कि नेचर ने मुझे मार्क कर दिया था, राइट? तो अगर नेचर ने उनको मार्क नहीं किया होता तो क्या हो गया होता? तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए लेसन में हुआ था, पहले दिन नन काका उनको देखने आए थे, उन्होंने नोटिस किया था कि लेफ्ट ईयर लोब पर उनके एक छोटा सा छेद है। लेकिन जब नेक्स्ट डे उनको देखने आए तो दैट होल वाज मिसिंग। सो ही टोल्ड एवरीवन दैट द बेबी हैज बीन एक्सचेंज्ड। तो अगर वो एबनॉर्मैलिटी उनके कान पर नहीं होती, सो इफ नेचर हैड नॉट मार्क्ड हिम आउट, he could be living his life like an unknown fisherman on some coast of India, क्योंकि वो फिशरमैन के बच्चे से बदल गए थे and he was lying sleeping beside a fisher woman. Now this is the next part. एक और इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, और वो क्या है? राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं बैट्समैन बनना चाहता था, आई हेटेड लूजिंग माई विकेट। तो ये इंसिडेंट जो है ये वो है जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और अगर हार जाते थे तो बैट और बॉल लेकर भाग जाते थे। अगेन द क्वेश्चन इज हु इज आई? तो you will say I is Sunil Gavaskar. Okay, what would happen whenever he got out? अब क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? Whenever he got out, I तो लिखेंगे नहीं, तो whenever he got out, he, यहाँ से हम लिखेंगे he would fight and eventually walk home with the bat and the ball. This would bring the game to an abrupt end. यहाँ तक B पार्ट का आंसर होगा। How would the other boys react to it? बाकी लड़के इस पर कैसे रिएक्ट करते थे? The other boys cursed and called, me नहीं आएगा, called him names, मतलब वो उनको बुरा भला बोलते थे। What does this behavior show about Gavaskar? इस behavior से गावस्कर के बारे में क्या पता चलता है? This behavior shows about Gavaskar that he was obsessive, he was crazy about winning the game. एंड अगर हम इसकी आगे की बात देखें तो हमेशा वो लेकर भाग जाते थे। तो उनके जो साथ खेलने वाले थे लड़के, उन्होंने डिसाइड किया कि तुम्हें जनरल वर्डिक्ट को मानना पड़ेगा, कि अगर 5 लड़के खेल रहे हैं, 5 में से 3 ने बोल दिया तुम आउट हो, तो तुम्हें आउट मानना पड़ेगा। सो ही हैड टू गो बाय द जनरल वर्डिक्ट। एक और क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, वो ये कि माई मोस्ट विविड रिकलेक्शन ऑफ माई चाइल्डहुड वॉज the time when I was playing with my mother and I almost broke my mother's nose. तो इसमें इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। तो इंसिडेंट था सुनील गावस्कर was playing in the gallery of their house. He was playing with his mother and he played one straight shot and hit his mother's nose, which started bleeding. Then after some time she shrugged it off
and after some time they even resumed the game. तो ये भी incident आपको पता होना चाहिए. Another very important question is cricket, to use a cliche, is in my blood. तो क्रिकेट एक क्लीशे कहने के लिए मतलब जो हम आमतौर पर बात कहते रहते हैं कि मेरे खून में है क्रिकेट, उसमें आपको 3 लोगों के बारे में मेंशन करना है. एक तो उनकी मदर, एक उनके फादर और एक उनके अंकल. तो पहली बात, क्रिकेट एज अ क्लीशे या इज इन माई ब्लड का मीनिंग है दैट ही हैज़ इनहेरिटेड इंटरेस्ट इन द गेम फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स. तो उनके फैमिली मेम्बर्स से ही उनको इंटरेस्ट जागा क्रिकेट में. नाउ मदर के साथ क्या था, मदर जो थी बहुत एनकरेजिंग थी एंड शी प्लेड क्रिकेट विद हिम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. फादर क्या थे, ही वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर. वो उनको एडवाइस करते थे और काउंसिल करते थे ड्यूरिंग हिज क्रिकेट करियर. उनके अंकल का नाम था माधव मंत्री एंड ही हैड प्लेड ऑफिशियल टेस्ट मैचेस इन द इंडियन क्रिकेट टीम and he had advised that he has to, अब he कौन है, he is Sunil Gavaskar, he has to work hard to earn India's true colors when he dared to ask for one of his pullovers. मतलब उन्होंने कहा था there is no shortcut to success, you have to sweat, you have to work hard in order to really earn the pullover. वो जब उनके घर जाते थे तो कहते थे कि मुझे पुलोवर दे दीजिए, या उनके विकेट्स को देखते रहते थे, उनके ट्रॉफीज को देखते रहते थे. ही यूज्ड टू एडमायर, ही यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय ऑल दीज थिंग्स that his uncle had earned while he was playing cricket for the Indian cricket team. तो ये काफ़ी important question है. Next is, how was baby Sunil Gavaskar traced in the hospital? Baby Sunil Gavaskar hospital में कैसे trace हुए, discussion हमने already कर लिया है. Just take a look at the answer. During a bath, baby Sunil got exchanged with the fisherwoman's baby. After Nankaka discovered that it was not Sunil the next day, a frantic search started in the hospital and he was found sleeping blissfully beside a fisherwoman. Now, which souvenir did Gavaskar like the most? Why? कौन सा souvenir उनको सबसे ज़्यादा पसंद था? So, the souvenir which Gavaskar liked the most was the stump bearing the autographs of the players of 1952 India and England cricket team, because it had all the autographs of the players which he used to like. What did he like to do when he was in his uncle's house and why? He liked to caress the pullovers when he was in his uncle's house. He longed to wear them. Yeah, he desired, he wished to wear them. And he also liked the trophies won by his uncle. What lesson did he learn from his uncle? The lesson that he learned from his uncle was that he has to work hard to earn India's true colors when he dared to ask for one of his pullovers. Okay, so this was lesson number 1. Let's move to lesson number 2, जो कि है leisure. जब भी poems होंगी आप poems के poet ज़रूर revise करके जाइएगा. The poet is W.H. Davies. अब question है, what is this life? This is again reference to context. If full of care, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as the sheep or cows. इस एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है? इस एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया है कि मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर. मैन हैज़ बिकम टू मटीरियलिस्टिक इन हिज परसूट्स. मतलब हर वक्त आदमी को सिर्फ अपने ही बारे में लगी रहती है, वो कभी भी नेचर को रुककर अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं करता. वॉट इज केयर? केयर का मीनिंग क्या है? केयर मीन्स द वरीज एंड एंजाइटीज ऑफ द वर्ल्ड. वॉट डू यू मीन बाय नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर? No time to stand and stare means we don't have time to pause and appreciate the beauty of nature. What does beauty refer to? Beauty refers to both the beauties of nature or a beautiful woman. उसमें दो तरह से हम कह सकते हैं, इसमें personification भी है इस poem में. How do the beauties dance? The beauties dance in the nature in many ways. We can see a lot of beauty around in nature. When we see trees seem to be dancing in the breeze. There are buzzy bees which also seem to be dancing. The rising waves and the fruits hanging from the trees show that how the beauties in the nature dance. According to the poet is a poor life. Poor life क्या है according to the poet? A poor life according to the poet is a life which is so full of worries that we have no time to relax and enjoy the beauties of nature. ये एक 5 mark का question है. What are the things that W.H. Davies, the poet leisure, misses in life and why? कौन कौन सी चीज़ें वो मिस करता है? वो पूरी पोएम में उसने वही चीज़ें मेंशन करी हैं जो कि वो मिस करता है. So there are many things that W.H. Davies, the poet, misses in his life. He says we have no time. तो आप पूरी कोई जो चीज़ें हैं ना वो मिस करता है पोएम में,
वो सब आपने नोट डाउन कर देनी है. He says, we have no time to stand under a shady tree watching the grazing cows and sheep. We have no time to watch the beauty of a forest as we are passing by it. We have no time to watch the activities of little birds and animals, wo squirrel wala. We have no time to watch the beauty of clear streams. And we have no time to turn and look at the beautiful face of a girl who has just passed by on her dancing feet. We have no time to watch how the smile that began in her eyes spread to her lips and make them even more beautiful. Thus, the poet himself answers the question he raised in the first two lines of the poem. Poet ने first two lines में एक सवाल पूछा and by the during the course of the poem he even answered the question himself only. So this is the lesson number 2. Let's move to lesson number 4, which is Father, Dear Father. इसमें क्या है, एक लड़का है राहुल जो अपने फादर को लेटर लिखता है और वो बताता है कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फॉल्ट है और मेरे दादा दादी से सीखो, उन्होंने कभी वरी नहीं किया और उनका बचपन जो था, उनकी एजुकेशन जो थी वो इतनी केयर फ्री, इतना अच्छा था. आजकल की जो एजुकेशन है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन एंड क्रैमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है. ठीक है, तो ये लेसन है का एक्सर्प्ट है. पापा, माई ग्रैंडफादर स्पीक्स ऑफ अ केयरफुल. तो ग्रैंडफादर क्या बताते हैं और क्या करते थे वो अपनी लाइफ में और आजकल की एजुकेशन कैसी है. तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन ओल्डन डेज. तो आप लिखोगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन द ओल्डन डेज वाज लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है. लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग क्या था, मेजर सब्जेक्ट, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव था. What fun activities were played by grandfather in old days? Grandfather कौन सी fun activities करते थे? So you will write the fun activities played by grandfather in old days were plucking mangoes and guavas from the orchards, picnics on the banks of the river, and playing marbles and gilli danda. 3 activities हैं, तीनों mention करनी है. Word that means, ये भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन. Something that provides support to the main issue है ancillary. Next question is, what kind of life did the writer's grandfather lead when he was a small boy? What was considered important in those days? Mainly यही वाला question है. Grandfather spoke about the carefree and the beautiful childhood, right? And living and experiencing was considered more important. Okay. अब आता है एक और क्वेश्चन, मदर और ग्रैंड मदर के बीच में जो डिफरेंस है कि राइटर अपनी मम्मी और ग्रैंड मदर के बीच में क्या डिफरेंस देखता है. सो यू वुड से ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज एट पीस विद हर सेल्फ. शी वॉज एट पीस विद हर होली बुक्स और पॉट्स एंड प्लांट्स. बट मदर, despite being highly educated and highly qualified, she was always nervous and tensed. Okay, next question. What does the writer think is wrong with his education? What would he really like to learn about? राइटर को क्या लगता है कि आजकल की एजुकेशन के साथ क्या रॉन्ग है और वो कैसी एजुकेशन सीखना चाहता है. So the writer thinks about today's education by saying that education lays emphasis on learning rather than how to lead a beautiful life. He really wants to learn that the lessons should be such that can be applied to daily life, that have a use in daily life. Last question. राहुल अपने लेटर में अपने फादर से कहता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जो एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी वो बहुत अप्रिशिएबल है और वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए काफ़ी अगेंस्ट है. सो वो ऐसा क्यों करता है, क्या आप उससे अग्री करते हो, क्यों? सो यू विल से ओल्ड एजुकेशन सिस्टम फोकस करता था एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर, वो स्ट्रेस करता था लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग पर. बट मॉडर्न एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज नॉट प्रैक्टिकल. इट फोकसेज ऑन जस्ट अमासिंग इन्फॉर्मेशन. अमासिंग मीन्स इकट्ठा करना, facts, information, but very little on application. It honors the person who scores the highest and creativity is brushed aside. मतलब creativity से ज़्यादा marks को अहमियत दी जाती है. We agree with Rahul because literacy and education should help the child to develop confidence and gut feeling that he is right. Lesson number 5, fuel of the future. This is a reference to context. In the West, surveys have shown, so all that. Now words that mean the same as always behaving in the same manner, consistently. Why do people prefer wind plants? Advantages of wind energy. वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क का भी आ सकता है. What are the advantages of using wind energy? So you can say wind energy is available free of cost, it is cheap, it is non-polluting, it is free and it is a renewable source of energy. ये challenges क्या हैं इसको यूज करने के?
पावर सप्लाई इंटरमिटेंट है और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तब हो सकता है विंड ब्लो ना करे. So wind doesn't blow when electricity is needed. Name some sources of clean renewable energy. They are wind, sun, tides, water and biogas. Okay, let's move to lesson number 6, which is My Grandmother's House. बहुत important है. It's a poem. It's written by Kamla Das. So you should know the poet's name as well. ये बिल्कुल starting का excerpt है, stanza है. There is a house now far away where once I received love. That woman died. ठीक है. I'm not reading the whole stanza. कौन woman है? Woman is the poet's grandmother. What happened to the house when the woman died? The house wore a deserted look when the woman died. It was isolated. It withdrew into silence. What does the poet remember? The poet remembers her childhood in her grandmother's house, where she received a lot of love. She has a deep sense of sorrow in the present because no one loves her now. कुछ ऐसे आ जाता है कि my blood turned cold का मतलब क्या है और फ्रोजन एयर का मतलब क्या है, हाउस विड्रू इनटू साइलेंस का मतलब क्या है. सो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट. माई ब्लड टर्न्ड इनटू कोल्ड, टेरिफाइड मतलब डर जाना. हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, हाउस वाज नॉट विजिटेड बाय एनीवन, इट वाज आइसोलेटेड, डेजर्टेड, साइलेंस वाज एवरीवेयर इन द हाउस. देन व्हाई इज द एयर फ्रोजन? एयर फ्रोजन मीन्स सब कुछ साइलेंट है. हाउस इज एब्सोल्युटली साइलेंट, नो वन लिव्स देयर, इवन द एयर डज नॉट सीम टू बी मूविंग, thus it is called frozen air. Arm full of darkness क्या है? Arm full of darkness means old memories of grandmother's house. अब एक था ये bedroom door like a brooding dog. इसका मतलब है memories will always remain with the poet. Okay, another question. Describe the difference that grandmother's death brought about in the life of the poetess. ये भी 5 मार्क का आ सकता है, आया हुआ है पहले. ओके, ग्रैंडमदर की डेथ के बाद पोएटेस की लाइफ में क्या डिफरेंस आया? पहले उसे बहुत प्यार मिलता था, लेकिन ग्रैंडमदर की डेथ के बाद उसको प्यार मिलना बंद हो गया. एंड वो चाहती थी, वो लॉन्ग करती थी कि मुझे वो प्यार मिले, और अब वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर डिपेंड रहती है कि कहीं से मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं से प्यार मिल जाए. The poet got so much love from her grandmother, but now she is dead. The house wore a deserted look in her absence. Even the air inside seemed to have frozen. She sought for that love from the strangers, even if it is in small quantities. She feels lost without her grandmother's love. She longs for that love and wants to go back to that house to peer through its windows. She wishes that her grandmother was alive to seek that love again. Stanza that can come in your exam is, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house, and so on, at least in small change. Who are the two speakers? अब वो कह रहा है ना, you cannot believe, तो you और darling कौन है? तो you and darling, there are two speakers. One is the poet and the other is the reader. What is the speaker regretting for? Speaker regret क्यों कर रहा है? The speaker or the poet regrets for the loss of her grandmother's love. She has not been able to receive the love that her grandmother showered on her. She feels her life has lost its meaning. How does the speaker compensate the loss and why? वो कैसे compensate करता है? That she now begs at strangers' doors for love. So she begs for love from strangers, even if it is in small quantities. She can never get the love from her grandmother. So she begs, she turns to strangers to get some love. Okay, lesson number 8, a case of suspicion. Dr. Benson and Evans. Why did doctor turn Evans out of his car? डॉक्टर ने एवेंस को अपनी कार से बाहर क्यों निकाल लिया? डॉक्टर को लगा एवेंस एक थीफ है, और उसे लगा कि एवेंस ने मेरी पॉकेट में से मेरी वॉच निकाल ली है, और इसलिए उसने आधे रास्ते में ही एवेंस को बाहर निकाल लिया. डॉक्टर थॉट एवेंस वाज अ थीफ. ही थॉट दैट ही हैड टेकन आउट हिज वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ पुटिंग बैक द सिगरेट्स. सो ही टर्न्ड हिम आउट ऑफ हिज कार. What was Evans' position in the army before his retirement? Evan क्या काम करता था अपनी retirement से पहले? He worked in the ambulance section in the army. In fact, he received a watch as a gift for saving the lives of nurses, showing personal bravery at the Italian front. 5 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट. Circumstances जिसमें डॉक्टर बेंसन और एवेंस मिले, और वो पार्ट क्यों हुए, अलग क्यों हुए? Unceremoniously मतलब जैसे नॉर्मली गुड बाय और फिर मिलेंगे कहकर हम विदा लेते हैं, ऐसे अलग क्यों नहीं हुए? अनसेरेमोनियसली क्यों विदा हुए? क्योंकि डॉक्टर ने उसे बाहर पुश आउट कर दिया था अपनी कार से. डॉक्टर बेंसन वाज ट्रैवलिंग अलोन एट द डेड ऑफ द नाइट. डेड ऑफ द नाइट मीन्स बिल्कुल अंधेरी रात थी. टू अटेंड हिज पेशेंट. देन ही सॉ एवेंस गोइंग अलोंग द रोड एंड ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट. इट वाज एन एक्ट आउट ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशन, बट दे हैड टू पार्ट अब्रप्टली एंड अनसेरेमोनियसली as Dr. Benson threw him out of his car. Dr. Benson could not find his watch and thought
Evans had stolen his watch. He also found him uncourteous as he put his hand in the doctor's coat without permission and took 2 cigarettes instead of 1. तो तीनों इंसिडेंट्स हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिए. लेसन नंबर 9 ये वेद मेहता वाला है. माई सन विल नॉट अ बेगर बी. तो एज माइट बी एक्सपेक्टेड इन द बिगनिंग इट वॉज टफ फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मदर एंड फादर. तो ये जब ऑथर ब्लाइंड हुए थे तो ऑथर की इलनेस क्या थी? ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट. हाउ हैड द ऑथर्स फैमिली रिएक्टेड टू हिज इलनेस? 3 लोगों के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कशन है. एक तो उसकी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक उसकी मदर और एक उसके फादर. इवन इसमें सर्वेंट्स का भी है कुछ. यस, तो उसकी सिस्टर्स जो थी वो कहती थी कि ये दे ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेजाइल डॉल, दे हैंडल्ड हिम विद केयर, एंड मदर ऑलवेज वेप्ट. मदर हमेशा रोती रहती थी. एंड फादर जो थे वो थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच वाले आदमी थे और वो चाहते थे कि इसका ट्रीटमेंट मिल जाए. बट सब लोगों के पास कोई होप नहीं था कि ये ठीक हो भी जाएगा या नहीं. So mention everything. All the family members reacted differently. Sisters treated him like a fragile doll. Mother was very sad. She kept crying. Father tried to find a treatment for him. All of them were hopeless about regaining his sight. Okay. Next. Why was the father grateful to the public health service? इसमें लिखा है कि मेरे फादर जो थे ग्रेटफुल थे पब्लिक हेल्थ सर्विस को. क्यों? क्योंकि he got prompt and good medical treatment. Words that mean the same as very delicate means फ्रेजाइल. ओके, नेक्स्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी आ चुके हैं और आ सकते हैं. He read all available literature on blindness. He learned that almost all India's blind people had turned to begging. तो ये वाला पैसेज है. Who is he? He कौन है? He is Ved's father. Why did he read all available literature on blindness? He read all available literature on blindness because his son Ved had become blind. What did he learn about blind people in India? उसके फादर ने blind people के बारे में क्या पढ़ा? So he will write, he learned that almost all India's blind people had turned to begging for their livelihood or had become owners of pan and beedi shops and spent their days rolling nuts and condiments in a betel leaf or tobacco in a cigarette paper. What did he learn about educational facilities for blind? He learned that the educational facilities and personnel were limited and often the schools became semi-asylums with all ages grouped together in classes without any gradation system. Word means of earning living means livelihood. Okay, questions can also come from this lesson, and first question is, what did the author miss when he lost his sight? The author missed the most when he lost his sight were his memories of sight when he had sight. क्योंकि उसकी sight जो थी बचपन से नहीं गई थी, बीच में गई थी जब वो 3 साल का था. So he missed the sight of sunshine, the colors of rainbow, sunset, sunrise, moon, etc. Pandits and Hakims ने क्या advice किया? Pandits advised intensive prayers, strenuous physical exercises. Hakims prescribed concoctions and surmas. Lesson number 10. Where the mind is without fear. Rabindranath Tagore. Though many questions do not come from this lesson, but there is one question that you must also revise, which is, what are the 2 areas of freedom which the poet wants his countrymen to achieve? कौन से 2 areas of freedom है जो कि poet अपनी countrymen के लिए achieve करवाना चाहते हैं? Tagore has seen a very beautiful vision of India. उन्होंने इंडिया का फ्री विजन देखा कि इंडिया फ्री है, फ्री हर एस्पेक्ट में. उसके लोग भी फ्री हैं और उनकी नैरो कंसिडरेशंस नहीं है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन इस टाइप की बेसिस पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना. तो लोग भी फ्री हैं, इंडिया भी फ्री है और उनकी सोसाइटी जो है वो भी फ्री है डेड हैबिट्स और सुपरस्टिशंस में. सो इफ यू वांट यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. द पोएट प्रेज टू गॉड टू मेक इंडिया फ्री एंड ग्रेट. अ फ्री इंडिया विल बी अ प्लेस वेयर people's mind is without fear. People should be self-confident. They should proudly hold their head high. In free India, knowledge will be free, where not narrow considerations of caste, creed, or religion will not divide Indian society. Free India will be united. Here, people will be united. They will be truthful. Their words will come out from the depth of truth. Every Indian will be trying his best to achieve perfection in life. Indians will give up bad customs and superstitions. All their actions will be based on reasoning. They will be spiritually powerful. Their thoughts and actions will be based on farsightedness, such as the heaven of freedom dreamed by the poet. I would suggest to
learn the key points. Don't memorize the whole answer. If you can memorize the whole answer, it's well and good. But if you are not able to do it, memorize the key points and elaborate it in your own words. So that's all in this video for today. And I will be posting the second video very soon, जिसमें 11 लेसन नंबर 11 से लेकर लेसन नंबर 25 तक मैं पूरा कवर कर दूंगी. So I'll see you very soon. Till then, take care. God bless. Keep learning, keep sharing. Bye bye.